आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जी सलाम ने ये नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम आपकी बात करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जहां ना कोई बहस होगी, ना शोर शराबा होगा, यहां सिर्फ आपके सरोकार की बात होगी। वो मुद्दे होंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। बुलाएंगे हम ऐसे माहिरीन को जिनकी राय आपके लिए मायने रखती है। तस्वीरें जो हम दिखाएंगे अभी आपको वो कहीं की भी हो सकती हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात, देश के किसी भी हिस्से की बम ब्लास्ट की तस्वीरें, जिनकी हम वो चेहरे जिन्हें हम खौफ के चेहरे कहते हैं, गलत वजूहात से ही सही वो सुर्खियों में रहते हैं और फिर इनमें से कुछ नाम, कुछ चेहरे हमेशा के लिए गुमनामियों के अंधेरों में चले जाते हैं। अदालतें उन्हें बाइज्जत बरी कर देती हैं, हटा लेती हैं उन पर से दहशतगर्द होने का दाग। लेकिन क्या होता है उसके बाद? कैसे एक इल्जाम से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है उस शख्स की जिंदगी? कैसे तबाह बर्बाद हो जाती है न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी? कैसे एक इल्जाम तबाह कर देता है किसी का पूरा वजूद? My name is Khan and I'm not a terrorist. My name is Khan and I am not a terrorist. ये किसी के लिए एक फिल्म का डायलॉग भर हो सकता है, लेकिन इमरान के लिए पूरी जिंदगी की दास्तां। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 1 साल बाद इंजीनियरिंग पूरी होने वाली थी और वो अपने आने वाली जिंदगी के लिए ख्वाब बुन रहे थे कि अचानक साल 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, जिसने इमरान की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनके तमाम ख्वाब छीन लिए गए और उन्हें बना दिया गया दहशतगर्द। सडनली एक ब्लास्ट हुआ और मैं आपके जैसे नॉर्मली एक पर्सन था, मगर उस ब्लास्ट के बाद में मैं एक एक्यूज बताया गया एक केस में और पूरी मेरी लाइफ चेंज हो गई। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद सेम एक 6 दिन के बाद में 24 मई 2007 को मुझे उठाया गया था और एक इस इल्जाम ने तबाह कर दिया इमरान का वजूद। इमरान को बम धमाकों का मास्टरमाइंड बना दिया गया। उन्हें 18 महीने जेल में रखा गया। उन्हें हर उस तरह से टॉर्चर किया गया कि वो अपना गुनाह कबूल कर लें। उन्हें दहशतगर्द बनाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई, लेकिन तमाम इल्जाम गलत साबित हुए और 18 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। डेली न्यूज़पेपर में हेडलाइन में इमरान का नाम आ जाता था और मैं अंदर जेल में बैठ के परेशान होता था। रोज रोता था मैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये सब झूठ है झूठ है झूठ है, मगर कोई मेरी बात सुनता नहीं था वो टाइम पे। और सडनली मुझे वहाँ से निकाल के एक ऐसे बैरक में भेजा गया जहाँ पे कोई नहीं, एक ऐसा बैरक बोलते हैं, एक जो हाई सिक्योरिटी बैरक बोलते हैं वहाँ पे। तो हाई सिक्योरिटी बैरक में उन्होंने मुझे लिख जाके रख दिया। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने के बाद में ये हुआ कि वो बैरक में ऑलमोस्ट जैसे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे जिसको पूरी उम्र कैद की सज़ा हो गई, बड़े बड़े टेररिस्ट है, बड़े बड़े जो नक्सलाइट्स है, बड़े लोगों को रखा जाता है। लेकिन बरी होने के बाद भी इमरान की जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। उन्हें उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करने दी गई, कोई उन्हें जॉब नहीं देता था, कोई उनसे दोस्ती नहीं करता था। जिस इलाके के वो हीरो थे वहीं उन्हें विलन बना दिया गया। किसी पार्टी, किसी फंक्शन में उन्हें नहीं बुलाया जाता था। हर इंसान उनसे बचता, नजरें चुराता नजर आता था। शहर के हर छोटे बड़े मामले में उनको पुलिस थाने बुला लेती थी। न सिर्फ इमरान बल्कि उनकी पूरी फैमिली को समाज ने मुजरिम बना दिया था। सवाल ये है कि ऐसे मामलों में अदालतें तो मुजरिम को बरी कर देती हैं, लेकिन क्या समाज उन्हें बरी कर पाता है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
और लगातार हम आपके सामने इसी तरह की दास्तान लेकर आ रहे हैं। लगातार हम उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो दरअसल मासूम हैं, बेगुनाह थे और दहशतगर्दी का इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया गया और उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सालों वो जेल में सड़े और उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। सवाल यही उठता है कि उनके वो खूबसूरत साल उन्हें कौन लौटा कर देगा। हमारे साथ इमरान खुद हैदराबाद से जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊं, उनसे बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप नाजरीन से भी गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर आप सीधे इमरान से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के जरिए उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पे कॉल करके आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और इमरान से सीधी बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने दिल की बात रख सकते हैं। इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैदराबाद से। इमरान, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है इस पूरे मामले को, लेकिन क्या अभी भी वो तमाम चीजें आपको हॉन्ट करती हैं? क्या वो जुलाई 2007 अभी भी आपके दिमाग में रिपीट होती रहती है? मैडम देखिए, पहले तो ये दो चीज़ें हुई थी वो टाइम पे। एक फिजिकल टॉर्चर हुआ था और एक मेंटल टॉर्चर हुआ था। फिजिकल टॉर्चर आदमी कैसे भी भूल जाता है, बट जो मेंटल टॉर्चर हुआ था वो टाइम पे वो अभी तक भूला नहीं गया है जी। और उससे तकलीफ दे बात ये है कि जैसे ये केस हुआ था, हमारा नाम एकदम फ्लैश किया गया, पूरे पेपर्स में ये बताया गया कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने ये मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किया था। ऐसी वैसी बहुत सारी खबरें आई थी और किसी ने ये तक बोल दिया था कि पाकिस्तान में ये बंदा जो है 10 साल ट्रेनिंग लेके वापस आया है। तो ये बातें क्या है, ये लोग बोल देते हैं और कोई लिख देता है, कुछ भी हो जाता है। उसके बाद में इसके जो इफेक्ट होते हैं जेल से वापस आने के बाद में, स्टिल लाइक ऑलमोस्ट 10 साल वैसे कंप्लीट हो गए। 2008 में मैं वापस आया था और 2018 10 साल। अभी भी मैं कोई परफेक्ट जॉब पे नहीं हूँ। अभी भी मैं अभी भी स्ट्रगलिंग लाइफ बोलते हैं ना, वो स्ट्रगलिंग लाइफ में ही लाइफ चल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वजह से ये जो भी हुआ था, इसकी वजह से मेरी फैमिली जितनी सफ़र हुई है और जितना लाइक मेरे जो एजुकेशन जो बर्बाद हुई थी वो टाइम पे। आई वॉज ए बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट और उसके बाद में थर्ड ईयर में जाने वाला था। मैं थर्ड ईयर से मुझे डिसकंटिन्यू किया गया, फिर 2 साल मेरे बर्बाद हुए। फिर से वापस आने के बाद में मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही करते 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 जो हो गया, एक बहुत सारा लम्हा गुजरा। फिर बाद में मैंने जैसे तैसे बीटेक कंप्लीट किया, मगर बीटेक कंप्लीट करने के बाद में मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिली। और उसके बाद में एक नया तमाशा हुआ कि मक्का मस्जिद में जितने भी लोग पकड़े गए उनको जो है एक कंपनसेशन देने की बात हुई थी, जो मुझे कभी मिला नहीं कंपनसेशन ऐसा। और किसी को, जो मेरी नज़रों में जितने भी मींस जो मेन एक्यूज थे ये केस के, वो लोगों में से किसी को कंपनसेशन मिला ही नहीं। कंपनसेशन ऐसे लोगों को मिला जो लोग बिल्कुल मींस वो केस से किसी का लेना देना ही नहीं था। एक सोची समझी एक साजिश थी। अब बस एक बोलते हैं ना, खुदा का एक वो है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक वो था कि अल्लाह का करम था कि हम लोग वापस आ गए और ये केस में से बरी हो गए थे। बट इसके बाद में जो हुआ, जैसे आप हर एक बंदा जानता है कि ये केस किसने किया था, किसने कबूल किया। जज के सामने जाके उसने कबूल किया और उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और हम जैसे लोगों को पकड़ के मार मार के जो हमारा है भी नहीं कसूर, उसको प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। जब हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, हमको लेके जाके नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं और नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट की बिना पे हमको सजा की बात करते हैं। और जबकि एक बंदा जब खुद जज के सामने खड़ के बोलता है कि मैंने ये सब चीज की थी, उसको बेगुनाह करार किया जाता है। उसने पूरा बताया कि मैंने ऐसे किया, ये लोगों मेरे साथ शामिल थे, ये है, फिर भी ऐसे लोगों को बेगुनाह वो कर दिया जाता है। अभी भी जो है एक दुआ करता हूं कि लोग मींस भारत की जो इमरान, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा भरोसा है इंशाल्लाह। जी इमरान, क्या आपको लगता है कि आपका नाम इमरान खान था और यही एक वाहिद वजह थी कि आपको एक्यूज बनाया गया, और जो तमाम लोग हैं जिनको बरी कर दिया गया उनके नाम मुख्तलिफ थे और यही वजह रही उन्हें बरी करने की? क्या इस तरह के चीजें भी आपके जहन में आती हैं? क्या आपको लगता है मुसलमान होना आपके लिए सबसे बड़ी वजह बना? बेशक मैडम, देखिए जब मुझे पकड़ा गया, जब मेरा इंट्रोगेशन हो रहा था, वहां पे जितने भी लोगों को ये पकड़ के ला रहे थे, वो सबका नाम सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे लोगों को ला रहे थे जिसका नाम मोहम्मद खान, ये वो, और कोई भी ऐसा बंदा कोई दूसरी कम्युनिटी से। इसका मतलब ओनली बयास्ड जो है एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बयास्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी, एक तरफा इन्वेस्टिगेशन हुई थी। दूसरी तरफ इन लोगों ने देखा ही नहीं, जिसकी वजह से आज जो कल्प्रिट है वो खुले घूम रहे हैं। इसका मतलब हम मींस लाइक हमने कुछ किया ही नहीं और हम उसकी सजा भुगत के भी निकल गए।
जी। सिर्फ हमारा नाम जो है मुसलमान, लाइक हमारे नाम और हमारा जो एक बोलते हैं ना कि रिलीजन जो है मुस्लिम होने की वजह से हम लोग ये फेस किया था उन्होंने। अगर मेरा नाम अगर कोई अनिल होता या सुरेश होता या मैं कोई दूसरा होता तो शायद मैं कभी जिंदगी में केस में जाता भी नहीं और मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता भी नहीं। हमारे साथ इमरान एक कॉलर जुड़ गए हैं जो आपसे सीधा बात करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं जे सुप्रीत जी। बताइए क्या है आपका सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप इमरान से? इमरान, मुझे मेरी आपके साथ बहुत हमदर्दी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक मजहबी और दीनी तालीम की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस्लाम ने कभी ये किसी को इसके लिए नहीं उकसाया कि वो ये हरकत करें, या इसको इस्लाम ठीक भी नहीं मानता। मेरा आपसे केवल एक मेरा अपना निजी जुनूनी सवाल है कि इन सब के बाद भी क्या आपकी मादरे हिंद के प्रति कोई ऐसी मानसिकता बनी कि आपको लगता है कि नहीं, इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए या ये मुल्क हमारे लिए महफूज नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एक या दो या चार लोगों के से हमारी आपसी जो सौहार्द की बात है, या जो हम लोग एक दूसरे के मजहब का सम्मान करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, तो उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। इमरान जवाब दीजिए। सर पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन था, मैं शायद मैं ये चीज ना बोल पाता था, मगर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसका जवाब मैं दे दूं। ये चीज हुई थी 2008 में, मैं बाहर निकला था। ओके, 2008 के बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप ये कंट्री छोड़ के चले जाओ, दूसरे कंट्री में जाके आप रहो और जहां पे आप सेफ होंगे, ऐसी कोई आपके ऊपर पुलिस जुल्म नहीं करेगी। क्योंकि क्या होता था, अगर कोई कहीं दूसरी जगह कुछ भी होता तो पुलिस वाले मेरे घर पे आ जाते और पूछताछ करते। मगर मुझे जो है ना, एक भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अभी भी भरोसा है। और दूसरी चीज ये है, मैं भारतीय होने का मैं गर्व करता हूं, मैं भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, आई विल नॉट लीव इन, लाइक मैं इंडिया छोड़ के कहीं और जाऊंगा नहीं, और मैं मेरे हक की लड़ाई में बराबर लड़ूंगा। और दूसरी चीज, अगर ऐसी कोई हरकत मेरे सामने अगर कोई हरकत करता है, देश के खिलाफ कुछ भी करेगा, उस सबसे पहले मैं खड़ूंगा उसके खिलाफ, बाद में वो मिलिट्री पुलिस कोई भी आ जाए। अगर मेरे सामने कुछ भी अगर गलत बात आती है तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं ही रहूंगा वहां पे। बहुत अच्छी बात आपने कही इमरान, के इतना सब कुछ आपके साथ हो जाने के बावजूद सिक्योरिटी एजेंसीज ने किस तरह का रवैया आपके लिए इख्तियार किया, और क्या कुछ आपके साथ नहीं हुआ। जिंदगी आपकी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है और उतना ही यकीन अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भी है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुएब जागीरदार हैं महाराष्ट्र से, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी शुएब साहब बताइए। एक्चुअली मैडम, द फैक्ट इज दैट ये जो अरेस्टिंग हुई है, ये अरेस्टिंग उन लोगों को बचाने के लिए हुई है। कैन यू हियर मी? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, और इसकी अरेस्टिंग के अलावा हमको फर्स्ट एक्यूज इसलिए बनाया गया, आई वॉज पिक्ड अप, इमरान वॉज द सेकेंड पर्सन जी, और हमारी पिकअप होने के बाद जो है ये तमाम चीज मुझे यहाँ से ले जाने के पहले ही प्लान था। 30 किलोमीटर से वो लोग बता चुके थे कि भाई देयर फर्स्ट एक्यूज ऑफ मक्का मस्जिद ब्लास्ट इज इन आवर कस्टडी, और ये उनका प्लान था। और ये उन्होंने जो है उन लोगों को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, हमारी मीडिया हर एक उसके लिए काम कर रहा है। जी, तो आप खुद अक्यूज थे इस पूरे मामले में? मेरा नाम शुएब जागीर जी, मेरा भांजा है जिसका इंटरव्यू अभी आप ले रहे हैं। जी जी, तो जाहिर सी बात है कि आपका गुस्सा, आपका सवाल जायज है। जी जी, इमरान बताइए। ये जो है मेरे अंकल है जी, और इन्हें ना ऐसे उनको भी उठा लिया गया था वहां से और मुझे भी उठा लिया गया था। और हम यकीन मानिए ना मानिए, हमको पता भी नहीं था कि हमको किस केस में उठाया जा रहा है और क्या पूछने वाले हैं, क्यों मार रहे हैं, क्या होने वाला है। हमको 2-3 दिन तक हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, क्यों मार रहे हैं हमें पता ही नहीं। और मारते ही जा रहे हैं। ये मेरे को पूछ रहे क्या किया तूने, और मैं उनको पूछ रहा हूँ क्या किया तुमने। ऐसे ही चलते जा रहा था। एक जो 3rd डिग्री टॉर्चर जब शुरू किया तो मैं यकीन मानिए ना मानिए, मैंने ये तक बोल दिया कि आप मुझे पेपर दे दो, बॉन्ड पेपर दे दो, मैं लिख के दे दूंगा, मैं इस पे साइन कर दूंगा, यू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट मारो मत। इतनी मार मैडम, यकीन मानो या ना मानो, इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑन ए प्राइवेट पार्ट,
इतना कैसे झेल पाएंगे कोई भी। अब मैं अकेला ही नहीं था, वो अकेले मेरे अंकल ही नहीं थे, हम लोग ऐसे 120 लोग थे जिन्होंने ऐसी ऐसी अजियतें झेली है ये लोगों की पुलिस की तरफ से। और ये जो बात हुई अभी, लाइक ये पहले से ही प्री प्लान था, किसी ने पहले ही कर दिया और इनको पता था कि ये बंदों को उठाना है और केस में डाल देना है। मुझे पता भी नहीं, और हम लोग रातों रात मींस पुलिस में उसमें भी आ गए, मीडिया में आ गए, हर जगह आ गए कि ये लोगों ने ही किया है करके। जी, जाहिर सी बात है। और ये सवाल जो है कई चीजों को लेकर उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि उन अफसरों का क्या, जिन्होंने ये पूरी थ्योरी गढ़ी, जिन्होंने पूरी चीजें प्लान की और उसके बाद ऐसे मासूम लोगों को उठाया और उनको जेलों में डाला, उनके ऊपर तमाम केसेस लगाए गए, फिर उसके बाद बाइज्जत बरी हो गए। उन अफसरों को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती और उन मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर भी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिस तरह की खबरों को जब तक इल्जाम तय नहीं होते उससे पहले ही किसी भी शख्स को दहशतगर्द बना दिया जाता है। ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। इमरान, आपसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछने हैं, लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आपकी बात में हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार एक सीरीज हम चला रहे हैं जहां पर हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं दरअसल जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, लेकिन उसके बावजूद भी सालों उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा और फिर उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो है हैदराबाद के इमरान, जिनको मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया गया था। 18 महीने उन्हें जेल में रखा गया और फिर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन उनका स्ट्रगल अभी भी जारी है 10 साल बीत जाने के बावजूद भी। और इमरान हमारे साथ तो बने हुए हैं, लगातार कॉलर्स भी जुड़ गए हैं। दिल्ली से अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इमरान जी, मैं आपके जज्बे को सबसे पहले एक सलाम करता हूं। आप इसमें एक निडर है और नंबर 2 आपने बोला मैं ट्रू इंडियन हूं, और आपके उस जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं। ऐसे आप जैसे लड़के हमें भारत में अगर और भी मिल जाएंगे उनको भी मैं सलाम करता हूं। खुदा आपको लंबी उम्र दे और आपने हक की जो लड़ाई वो आपने जीती और आगे भी आप जीतोगे। आपके साथ खुदा है, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है, इसलिए खुदा ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया है। और मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी बेटा। खुदा आपको सलामत दे। और गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके 10 लाख जो जाया हुए इसका कुछ बंदोबस्त इसका करे, क्योंकि आप इसकी वो लाइफ नहीं है कि बेचारा उतना ये काम करेगा। इसके माँ बाप भी परेशान होंगे बेचारे, उन्होंने भी कितनी स्ट्रगल की होगी इस केस में, क्योंकि अदालत के चक्कर कभी खत्म नहीं होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशोक साहब इतनी उम्दा बात कहने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए इमरान की। इमरान, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच अशोक जी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग हम लोग जो मींस ये केस में हम लोग जो पकड़े गए थे 120 लोग, ये 120 लोग में से कोई भी ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने किसी ने कुछ किया था। सब लोग बेगुनाह थे। और सेकंड चीज ये थी कि अभी भी आप अगर देखोगे कि सब 120 जो लोग जहां से पकड़े गए थे वहीं पे रह रहे हैं और दे डोंट हैव एनीथिंग लाइक अगेंस्ट गवर्नमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। अभी भी हम रोते हैं करते हैं, बट आज तक हमने किसी को कोई बदले के उसमें कभी किसी को कुछ बोला नहीं है। मेरी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सबकी बात कर रहा हूं कि सब लोग अभी भी हम एक जगह है। अगर सपोज अभी अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इंशाल्लाह हम वो पूरे 120 खड़ेंगे और अगेंस्ट ऐसी कोई गलत चीज के हम पक्का खड़ेंगे। जी इमरान, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अभी भी आपको शिकायत है, और अगर शिकायत है तो किससे शिकायत है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, शिकायत तो सिर्फ एक ही चीज से है कि जो ऑफिसर्स जो जिम्मेदार है ये मींस ऐसे जो इनोसेंट बच्चों को इन्होंने पकड़ा था और गलत तरीके से इन्होंने केस डाल दिया हमारे ऊपर, तो वो जो ऑफिसर्स थे वो पूरे ऑफिसर्स को जो है प्रमोशन मींस हर एक सबको प्रमोशन दिया गया। जो वो टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गए, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो आईबी के कमिश्नर बन गए। ऐसे में बहुत सारे नाम है मेरे पास, अगर आप मैं उनका नाम दूंगा और उनको प्रमोशन कब मिला वो भी बताऊंगा मैं। जब जैसे 2007 में जब हमें पकड़ा गया, 2008 में 9 में सबको पता चल गया कि रॉन्ग केसेस है, उसके बाद में भी उन्हें प्रमोशन दिया गया। तो इट मीन्स दैट कि देयर इज ए फेलियर बट दे डोंट वांट टू पॉइंट आउट और दे डोंट वांट टू पुट देम इनटू लाइक डॉग
saying that कि you have done something wrong. अब ये गलत करा, उन्होंने बोला भी नहीं गया कि गलत किया है तुमने। जाहिर सी बात है, और इस तरह के प्रमोशंस जो हैं वो इस तरह के अफसरों की हौसला अफजाई करते हैं आगे इसी तरह के और गलत काम करने के लिए। उनको सजा होनी चाहिए थी या कुछ इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन वो सब ना होकर बल्कि उन्हें उल्टा प्रमोशन दिया गया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुल्तान खान साहब हैं अहमदाबाद से। जी सुल्तान साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हादसे अक्सर होते हैं, कराए जाते हैं जी, और उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 74 से मैं सुन गया उल्लड़ होते हैं और फायरिंग वन साइड होती है, दूसरी साइड में नहीं होती। दूसरी साइड पुलिस खड़ी रहकर बोलती है मारो, ये देख चुका हूँ गुजरात में जी। और ये वन साइड होती है और पुलिस वाला जो है काम करता है ना, उसको बड़ा पोस्ट किया जाता है। जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। जाहिर सी बात है, आप अपनी जो तकलीफ है, जिससे दर्द से आप गुजरे हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इमरान, उन्होंने तो अपनी बात रखी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रिहैबिलिटेशन को लेकर अभी भी आपका सवाल है कि जो गुजर गया आपके साथ, जो हो गया, वो तो एक तकलीफ अलग, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जेल से तो आजाद हो जाते हैं इस तरह के एक्यूज, लेकिन क्या समाज भी उनको बरी करता है? क्या अभी भी रिश्तेदार, जो आसपास के आपके दोस्त थे, कुछ ऐसे लोग जो आपके करीबी थे, बहुत हमदर्द होने की आपसे बात करते थे, क्या अभी भी वो आपसे किनारा करते हैं? क्या समाज ने आपको आजाद कर दिया? मैडम, आपको एक बात मैं क्लियरली बोल दूं कि अभी भी कैसा है कि अगर सपोज मस्जिद में कुछ लोग खड़े हैं और मैं उनके पास जाके अगर बात करता हूं तो वो डरते हैं मुझसे बात करने के लिए। उन्हें पता है कि मैं बेगुनाह हूं, फिर भी वो मुझसे डरते हैं बात करने के लिए। उनके दिमाग में ये है कि कल के दिन अगर ये बच्चे को फिर से पकड़ेंगे तो हम इसके साथ फिर से जेल चले जाएंगे। ये ऐसी काइंड ऑफ मेंटालिटी है हमारे लोगों की। और इसके अलावा जो है, और जो कुछ लाइक फैमिली में कुछ जो करीबी फैमिली वाले थे वो अभी भी मिलते हैं, मगर वो तरीके से नहीं मिलते जो पहले मिलते थे। अब कैसा है, शादियों वादियों में जाता हूं मैं, बट सिर्फ खाना वाना खा के वापस आ जाता हूँ, सबसे सिर्फ सलाम दुआ। जो पहले जैसा मिलके रहते थे, जाते थे, 4-5 दिन वहां पे गुजारते थे, करते थे, वैसा कुछ भी नहीं रहा, पहली चीज। और सेकंड चीज ये है कि इवन फैमिली या फ्रेंड्स का वैसा वो मसला नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सोशल लाइफ जो होती है, सोशल लाइफ मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ, ऐसा वैसा। अब छोटी सी बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये केस होने के बाद में मैंने आने के बाद में मैं मेरा बीटेक वापस मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में मैं 4-5 जो है बड़े कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया और वहां पे गो थ्रू हो गया। मैं इंटरव्यू प्रोसेस मैंने क्लियर कर ली। क्लियर करने के बाद में जो मेरा पहला दिन या दूसरा दिन होता था ऑफिस का, वहां पे 4-5 दिन, 10-15 दिन या 1 महीना जॉब करने के बाद में वो लोगों को पता नहीं, कहीं से पता चल जाता था, या वो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते थे या कहीं से करते थे वो लोग। करने के बाद में ये लोग क्या करते थे, वो रिपोर्ट लाके मेरे सामने रखते थे कि दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड इन योर लाइक बैक एंड लाइक बैक लाइफ, ये 2-3 साल का आप कैसे वो करोगे। तो मैं उन्हें बोलता था कि हाँ, दिस इज ट्रू, व्हाट हैपेंड विथ मी एंड नाउ आई एम टोटली आउट ऑफ दिस थिंग, बोल के ऐसे बोलता था। फिर भी वो लोग उसको भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसे कोई बंदे को कोई हायर नहीं करेगा जहां पे ऐसे किसी का बैकग्राउंड हो। तो वहां से मुझे इज्जत से मुझे निकाल दिया जाता था और मैं खामोश वहां से निकल जाता था। एक चीज। और जो रिहैबिलिटेशन की जिसकी बात हो रही है, देखिए मैं अब जो जॉब कर रहा हूं, वो जो मीन्स मैं वापस आया, मैं थोड़ा सा समझदार था या कुछ भी था, मैं अपने आप को समझता हूं कि थोड़ा सा मैं वो चीज मींस लाइक मैं वो बिल्कुल ही घर पे नहीं बैठा। अब मैं जो नौकरी करता हूं वो नौकरी ऐसी है कि डेली वेज अर्नर, जो कैसे बोलते हैं कि लाइक मजदूर का जो काम बोलते हैं, वैसा काम करता हूं मैं। मजदूरों का एक सुपरवाइजर हूं मैं, तो वैसा मैं काम करता हूं, वैसे मैं गुजारा कर रहा हूं। बट जो दूसरे लोग थे वो तो बिल्कुल ही मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग तो बेचारे बिल्कुल बर्बाद हो गए। वो तो कई लोग ऐसे हो गए कि कोई इलेक्ट्रिक की दुकान डाल के बैठा है बेचारा, कोई तो खाली घर में ही बैठा है, कहीं पे नौकरी देखने जाता है वहां से, क्योंकि उनके पास कुछ पैसे नहीं है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कुछ मींस अगर आपने पकड़ा करेक्ट है, आपने इन्वेस्टिगेशन किया करेक्ट है, आपने देखा कि हम लोग बेगुनाह हैं, छोड़ दिया करेक्ट है। मगर जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जिसको रख के आपने छोड़ा, उसका हिसाब कौन देगा? 5 साल में जो हमारा करियर ऊपर से नीचे हो जाता है। मैडम देखिए, 4 से मैं लाइक 2007 में मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर स्टूडेंट था, और आपने सडनली वो मेरे 2 साल खींच लिए मेरे लाइफ के।
मेरी पढ़ाई पूरी डिसकंटिन्यू हो गई। ओके, पढ़ाई डिसकंटिन्यू होने के बाद में फिर वापस मैं नौकरी नहीं कर सका, क्योंकि फिर मैं पढ़ाई जब वापस कंप्लीट करके वापस जब तक मार्केट में आया, बिल्कुल इमरान, हम आपकी एक एक तकलीफ को जो है वो समझ रहे हैं और हम जान सकते हैं कि वो 18 महीने होते हैं कहने के लिए, लेकिन उस इंसान के लिए जिसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाकर, दरअसल एक इंसान को आप पल भर में देश का गद्दार बना देते हैं उस तरह के इल्जामात लगाकर, और उसकी जो आने वाली तमाम जिंदगी के जितने भी साल होते हैं ता हयात, वो आप पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। ना उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल हो पाती है, ना वो अपने आने वाली जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाता है। एक इंजीनियर लड़का इमरान जो भी आपके सामने है, एक इंजीनियर लड़का एक डेली वेजर की तरह दरअसल काम कर रहा है। आप उसकी तकलीफ को आप जरा समझिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रब्बानी खान है हमारे साथ, वो कुछ पूछना चाहते हैं इमरान से। जी रब्बानी जी बताइए। रब्बानी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुखसार एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, रुखसार अहमद जी। रुखसार साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? लगता है उनसे भी हमारा राब्ता जो है वो टूट गया है। इमरान, आखिरी कुछ चंद लम्हे मेरे पास हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम अवाम को जो फिलहाल आपको देख रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? क्योंकि पल भर में एक हेडलाइन आती है, एक इंजीनियर लड़का दहशतगर्दी में मुलव्विस, और किस तरह से उसको फौरन देश का गद्दार बना दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं और उसके बारे में फिर कोई बात करना नहीं चाहता। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मुल्क को? मैडम, पहले तो देखिए, कभी भी कहीं पर भी कोई अगर बम ब्लास्ट होता है तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि पहले जो रिपोर्ट आती है, पुलिस वाले अगर कुछ भी बोलते हैं या मीडिया में कुछ भी न्यूज़ आती है, उसे आप लोग सही ना समझे, क्योंकि पुलिस वाले विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। करने के बाद में अगर वो लोग उनका रिपोर्ट देते हैं, लाइक इफ दे हैव फाउंड समथिंग एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज ट्रू, तो ओके फाइन, वो वहां पे। बट कैसा है, हमारे जैसा मीडिया भी एक थोड़ी तरीके से मीडिया भी एक जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग क्या है, न्यूज के चक्कर में क्या होता है, पुलिस पे दबाव डालते हैं और पुलिस कुछ भी बोल देती है और ऐसे ही फ्लैश कर देते हैं, पूरी न्यूज फ्लैश हो जाती है। फ्लैश होने के बाद में अब देखिए, कोई चैनल होता है हमारे सपोर्ट में बोलेगा, कोई चैनल होगा कि हमारे अगेंस्ट में बोलेगा, और जो अगेंस्ट में बोलता है वो ज्यादा चैनल्स है, जो सपोर्ट में बोलते हैं वो छोटे से चैनल्स है, कम चैनल्स है। तो कम चैनल्स वाले तो कोई बहुत कम लोग सुनेंगे, और जो ज्यादा लोग सुनेंगे वो बिल्कुल गलत इस बात सुनेंगे। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है वो बहुत मायने रखती है, और ऐसी चीजें कैसा है, कोई रूमर्स पे बिलीव ना करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है जी। जाहिर सी बात है, हर मजहब में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, जाहिर सी बात है, हर कोई बुरा नहीं होता। और जैसा मैं एक बात लास्ट बोल देना चाहूंगा कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन या कोई मीन्स लाइक सरदार हो या कोई भी हो, कोई भी मजहब किसी को मारना नहीं सिखाता, सब आपस में मिलजुल के रहना ही सिखाते हैं। कुछ लोग हैं जो हमको लड़वा के हमको अलग करना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है इमरान, कोई भी मजहब जो है वो नफरत नहीं परोसता और ना ही नफरत सिखाता है, और ना ही कोई मजहब इसकी इजाजत देता है कि आप किसी बेगुनाह की जान लें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से होंगे आपके सामने हाजिर एक नए मेहमान के साथ, उनकी कहानी लेकर, उनकी दास्तान लेकर, और रूबरू उनसे कराएंगे और बताएंगे कि आखिर उनके साल किस तरह से बर्बाद कर दिए गए।